अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो से हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम है। और पिछली वीडियो के अंदर ही जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर भी था, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिनमें से सबसे पहली जो दो चीज़ें थी वो हमारे पास मोशन की टाइप्स थी। कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। और अगर हम लोग देखें तो इन दोनों टाइप्स ऑफ मोशन का हमने एक तरह से रिव्यू लिया था। रिव्यू क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों टाइप्स हम लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमने डिटेल के अंदर पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और रोटेटरी मोशन जो है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ी थी। इसके पार्ट 2 के अंदर दो पार्ट थे। पहला पार्ट आपके पास रिलेटेड था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, और जो हमारे पास दूसरा पार्ट था वो, अगर आप लोगों को याद हो तो वो सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस करता है। और सर्कुलर मोशन हमारे पास रोटेटरी मोशन की ही एक टाइप है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि रोटेटरी जो मोशन होती है वो आपके पास सर्कुलर मोशन ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इन दो टाइप्स ऑफ मोशन का रिव्यू लिया था, रिकैप लिया था, और फिर हम बढ़े थे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पास कौन सा टॉपिक था? टॉर्क की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग पिछली वीडियो के अंदर, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 1 भी है, चैप्टर नंबर 5 का, हम लोग ले चुके हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका जो है वो फार्मूला, और उसकी जो हमारे पास डेरिवेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब टॉर्क होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, एंगल पे अगर फोर्स लग रही हो, मोमेंट आर्म क्या होता है, टॉर्क, और जो कॉन्सेप्ट था सबसे आखिर में जो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग मोमेंट आर्म को कम करते रहे तो टॉर्क के ऊपर जो क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर अगर हमारे पास जो फोर्स है या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास हो जाए तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, या फिर टॉर्क के ऊपर क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी छोटा सा लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये वाले लेक्चर का जो नंबर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा, और काफ़ी छोटा सा लेक्चर होगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि इसे जल्दी जो है वो कवर कर लें, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कपल को, और ये चीज़ आप लोग जो है वो अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो है वो पढ़ के आ चुकी हो। यहाँ पे भी वही है इसकी डेफिनेशन, सिर्फ जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड की भी है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने टॉर्क को समझा था कि पहले जो है वो आसान तरीके से, जैसे मैट्रिक के अंदर टॉर्क को समझा था, वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है उस तरह से टॉर्क को समझा, और फिर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर जैसी डेरिवेशन दी हुई हम उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने जंप किया था। इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से जो है समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर जो आसान वाला तरीका है या फिर जो मैट्रिक वाला तरीका है उसको फॉलो करते हुए इसको समझेंगे, और फिर आपके पास जो डेरिवेशन आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर दी हुई है वो आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी जो है वो हम लोग जाके उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो कपल हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ टू फोर्सेस, जो कि क्या क्या हो, मतलब कंडीशन क्या क्या है या फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सेट ऑफ टू फोर्सेस मतलब दो फोर्सेज हो आपके पास, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये सबसे पहली डिमांड है कि दो आपके पास जो है फोर्सेज हो। पहली डिमांड क्या? कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दो चीज़ें, एक ये वाली चीज़ है और एक जो है वो आपके पास ये वाली चीज़ है। दो चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं दो सेट ऑफ फोर्सेस के अंदर, तो वो क्या करेंगी? एंड हैव, अच्छा ये भी है कि एंड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस होनी चाहिए। ये तीसरी चीज़ भी आपके पास जो है वो ऐड होगी इसकी कपल की डेफिनेशन के अंदर। मतलब ये कि दो सेट ऑफ फोर्सेस या फिर दो आपके पास जो है फोर्सेस होनी चाहिए, एक F1 और जो है वो आपके पास एक F2। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, या फिर जो है वो कपल को बनाने के लिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है कि कॉन्स्टिट्यूट्स अ कपल।
अगर ये वाली चीज़ें जो है वो फुलफिल हो रही हैं इन दोनों फोर्सेस के अंदर या फिर इन दोनों सेट ऑफ फोर्सेस के अंदर, तो ये दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, कपल। वो मिलके बनाएंगी एक कपल। पहली जो है वो शर्त क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जो है दोनों का इक्वल होना चाहिए। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये 10 न्यूटन की हुई तो ये भी 10 न्यूटन की होगी। ठीक है, अगर ये 10 न्यूटन की है तो इससे भी 10 न्यूटन का ही होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। कपल अगर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करवाना चाह रहे हो, या फिर अगर जो है वो ये दोनों की दोनों फोर्सेस आपस में कपल बना रही है मिलके, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा। दूसरी चीज़ कि वो ऑपोजिट होंगी इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर एक जो है वो इस तरह से लग रही है तो दूसरी जो है वो आपके पास इस तरह से होगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। अगर एक प्लस एफ है तो एक जो है वो माइनस एफ होगी। और ये जो माइनस है ये आपके पास डायरेक्शन को ही शो कर रहा होता है। ठीक है, जो आपके पास माइनस लगाते हैं हम लोग ये डायरेक्शन के लिए ही लगाते हैं, जो कि बता रहा होता है कि इसके मुकाबले में ये जो है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब ऐसे नहीं कि अगर जो है वो आपके पास दो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड, अच्छा ये तीनों की तीनों चीज़ें जब तक फुलफिल नहीं होंगी आपके पास कोई भी दो फोर्सेस कपल कॉन्स्टिट्यूट नहीं करवा सकती। अब फर्ज करो कि अगर हम लोग ये दो शुरू वाली जो है वो कॉन्सिडर कर लें और बोलें कि ये इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये 5 न्यूटन की है, ये भी 5 न्यूटन की है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो दो फोर्सेज हैं और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन आपके पास जो एक रॉड मौजूद है, फर्ज करो कि ये एक जो है वो आपके पास इस तरह का रॉड है और ये दोनों की दोनों फोर्सेज जो है वो इसके ऊपर लग रही हैं। ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो 5 न्यूटन की है और इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ये भी 5 न्यूटन की है। ठीक है, 5 न्यूटन की और 5 न्यूटन की। तो क्या ये कपल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवाएंगी या फिर कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी? नहीं, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यही है और इसका भी लाइन ऑफ, मतलब दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर फॉर्म कर रही हैं। तो इसका मतलब कि जब तक ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तब तक कोई भी दो फोर्सेस आपके पास कपल नहीं कॉन्स्टिट्यूट करवा सकती। मतलब अगर आप ये वाली चीज़ डेफिनेशन में से हटा दो तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर आप लोग हटा दोगे तो आपके पास जो कपल की डेफिनेशन है वो अधूरी है। अब अगर इन तीनों चीज़ों को इन तीनों कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करें यहाँ पे, तो एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी कि एक फोर्स है 5 न्यूटन की है, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और दूसरी फोर्स है F2 जो कि नेगेटिव के साथ है और इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है। तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि ये F1 है और ये आपके पास जो है ये F2 है। अब ये वाली जो दो फोर्सेस हैं ये कपल यहाँ पे क्रिएट करवा सकती हैं या फिर कपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करवा सकती हैं। फर्ज करो कि इसका जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है या फिर जो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये रॉड मूव करता है, रोटेट करता है, वो ये वाला, यहाँ से जो ये वाला रॉड है ये अटैच्ड है। और अगर इसके ऊपर एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाओ और एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाओ, तो ये जो दो सेट ऑफ फोर्सेज हैं आपके पास कपल कॉन्स्टिट्यूट करवाएंगे। मतलब इस वाले रॉड को रोटेट करवाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से सर्कल के अंदर। अब तीनों की तीनों चीज़ें जो इसके अंदर फुलफिल भी हो रही हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल है, F2 का भी 5 न्यूटन और F1 का भी 5 न्यूटन। अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इस तरफ लग रहा है और ये जो इस तरफ लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपके पास जो है वो कुछ ये वाला है और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये आपके पास कुछ इस तरह। तो डेफिनेशन जो है वो हमने अच्छे से जो है समझ ली है। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करके लेके आए थे अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर, तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर ये वाली फोर्स 2 एक्ट कर रही है, ये पॉइंट ए है। जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पॉइंट ओ है और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग कह देते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है। तो काफ़ी जो है वो हम लोग जल्दी से फॉर्मूले की तरफ जाते हैं कि हमने वहाँ पे मतलब एक कॉन्सेप्ट लेना है जो कि इसके अंदर भी जो है वो सेम उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हम लोगों ने टॉर्क या फिर कपल का जो फार्मूला है, मोमेंट ऑफ कपल बेसिकली, वो कैसे निकाला था?
इसके अंदर भी जो है वो ये वाली सारी की सारी डेरिवेशन मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट का मतलब कि टॉर्क ऑफ द कपल, मोमेंट का नाम जो होता है वो टॉर्क भी होता है, मोमेंट या फिर टॉर्क ऑफ कपल, मतलब अगर आपको टॉर्क निकालना हो या फिर मोमेंट निकालना हो इस कपल का जो यहाँ पे जो है वो इस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही है, टोटल टॉर्क मतलब कि इस वाली फोर्स का भी जो टॉर्क है और इस वाली फोर्स का भी जो टॉर्क है उसको अगर आप लोग टोटल करो तो वो आपके पास मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है कि ये जो कपल है ये कितना टॉर्क जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहा है। तो वो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपली सबसे पहले हम ये बताते थे कि जो F1 है ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो किसके बराबर होगा, F1 मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आपको पता होगी कि परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होता है मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलरली लग रही है इसके ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म ऑफ दिस वाली फोर्स, ये जो आपके पास F1 है। तो सिंपली मल्टीप्लाई में लिख दो कि O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है आपके पास मोमेंट आर्म है और ये टॉर्क 1 की वैल्यू देगा। इसी तरह फिर टॉर्क 2 की भी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, F2 मल्टीप्लाइड बाई A से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है वो। फिर हम क्या करते थे कि टोटल टॉर्क निकालते थे जो T1 प्लस T2 के इक्वल होता था और इन दोनों को ऐड कर देते थे, F1 और मल्टीप्लाइड बाई OB प्लस का F2 मल्टीप्लाइड बाई AO। और फिर यहाँ पे बताते थे कि जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास बराबर होता है तो हम इसे F से जो रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर F1 और F2 लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो हम लोग तब लगाते हैं कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर आपको जो है वो डिफ़र करवाना हो दोनों की दोनों फोर्सेस को। अब दोनों की दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है तो आप यहाँ पे F भी लगा सकते हो जो हमारे पास हमने किया है मैट्रिक क्लास के अंदर। और फिर क्या करते थे कि F को कॉमन ले लिया और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा OB से लेकर या फिर OB प्लस का डिस्टेंस AO, जो कि असल में अगर हम लोग देखें तो किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है। OB लेके यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसके अंदर प्लस करो A से लेकर O तक का डिस्टेंस, तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, A से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो आखिर में ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल आता था, टॉर्क आता था, वो किसके बराबर आता था, टोटल टॉर्क कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय A से लेकर B तक का डिस्टेंस यानी कि टोटल रॉड ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। इसे अगर आप लोग D से रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर किसी भी जो है वो इक्वेशन एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप वो लगा सकते हो। असल में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो किसके बराबर आया है, फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ कपल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला या फिर उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं कि दोनों जो आपके पास फोर्सेस हैं उन दोनों में से जो है वो आप जो है वो उन दोनों का, बल्कि क्योंकि ये कपल है तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनको उसको एक बार यहाँ पे लिख दो, मतलब ये कि 5 को यहाँ पे लिख दो और इस रॉड की जो है वो जितनी भी लेंथ है, अगर जो ये दोनों की दोनों फोर्सेस हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर लग रही हैं तो इस रॉड की जितनी भी लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर ये जो है ये आपके पास 10 मीटर की रॉड है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। सिंपली क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स या फिर मैग्नीट्यूड जितनी भी हमारे पास जो है ये दोनों सेट ऑफ फोर्सेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे रखो मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता था और यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले हैं, इसकी डेरिवेशन के अंदर भी हम लोग यही करने वाले हैं, तो इसे जो है आप लोग ध्यान में रखना इस वाले जो है वो प्रोसीजर को। अब यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लिकेट किस तरह से किया हुआ है कि वही पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल और थोड़ा सा जो है वो आपके पास मज़ीद वेक्टर्स जो हम लोग पीछे से पढ़ के आ चुके हैं उनका इस्तेमाल। सबसे पहले अगर हम लोग इस डायग्राम को समझें तो इन्होंने जो है वो एक सेम रॉड हमें दिया हुआ है, एक सेम जो है वो आपके पास चीज़ है या फिर 2 पॉइंट्स हैं। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये जो है आपके पास पॉइंट B है। अब चूँकि जब हम लोग ग्राफ के अंदर किसी 2 पॉइंट्स को जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है हमें उनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो R1 जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर है पॉइंट A का, ठीक है, और जो आपके पास R2 है ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है कौन से वाले पॉइंट का, पॉइंट B का। ये आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में और एक फोर्स जो है वो आपके पास दूसरी डायरेक्शन के अंदर।
अच्छा ये वाली जो डायग्राम है ये आपके पास 2D डायग्राम है, तो इसलिए आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो रही होगी। असल में ये जो है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। एक फोर्स जो है वो यूँ लग रही है और एक फोर्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर लग रही है। अगर इसे ड्रॉ करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो एक फोर्स यूँ लग रही होगी और जो दूसरी फोर्स है वो आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन होती है, या फिर जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, और जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो भी तकरीबन जो सेम ही होगा, या फिर सेम है ऐसा आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके अंदर बताया गया होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लोग जो है पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसको मजीद क्लियर करें डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम क्लियर होना जो है वो लाजमी है, तभी आपको जो है वो आगे समझ में भी आएगा। फर्ज करो कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है, या फिर आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट रॉड का ये वाला एंड, और एक जो है आपके पास ये वाला एंड। अब ये वाला जो एंड है इसे आप बोल दो कि ये पॉइंट बी है, और इसे बोल दो कि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है। अब इसके ऊपर कपल किस तरह से लग रहा है, या फिर जो फोर्सेज है वो किस तरह से लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और जो दूसरी फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है पीछे की तरफ, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब एक कपल है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो इसकी मोशन जो है वो किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से, क्योंकि एक जो है वो इस तरफ खींच रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और एक जो है वो इस तरह से खींच रही है, तो इसका जो मोमेंट होगा या फिर इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब अगर इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम लोग ओरिजिन से जो है वो बता दें, मतलब ओरिजिन पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर दें इनके 2 पॉइंट्स की, तो क्या हमारे पास जो कुछ चीज़ बनेगी या फिर जो शेप बनेगी वो इस तरह से नहीं बनेगी। ये दो आपके पास जो है वो पोजीशन वेक्टर्स आ गए, ये पॉइंट ए को बताने के लिए, और ये जो है आपके पास पॉइंट बी को बताने के लिए, ठीक है। और जो फोर्सेस लग रही हैं वो आप लोग जो है वो इमेजिन कर लें खुद से, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे पकड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक फोर्स लग रही, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरह से बाहर की तरफ लग रही है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो पीछे की तरफ लग रही है, तो ये घूमेगा तो कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये रख दिया इन्होंने रॉड, पॉइंट ए यहाँ पे आ गया जिसका पोजीशन वेक्टर है, और पॉइंट बी जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये रॉड पड़ा हुआ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और फोर्सेस किस तरह से लग रही हैं इसके ऊपर, एक जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर पीछे की तरफ, और एक जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगी डायग्राम। अब अगर हम लोग जो है इसकी डेरिवेशन के ऊपर जाएं, बाकी चीज़ें भी जो इसके अंदर हमने सारी की सारी जो है क्लियर कर ली, जो रहती हैं वो हम अभी जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर लेंगे। ये जो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक R1, ठीक है, एक R1 और एक जो है वो आपके पास R2, ठीक है। ये आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें या फिर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, या फिर एक जो है हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, जिसको नाम दे दें कि ये जो वेक्टर है आपके पास वेक्टर R है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ की भी है। पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जिसको इन्होंने बोला कि ये हमारे पास जो है एक और वेक्टर है, ठीक है। अब अगर फिगर पे हम लोग गौर करें, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये जो है आपके पास पॉइंट बी है। फिगर पे गौर करें और ये वाली चीज़ जहन में लेके आए, कौन सी वाली, हेड टू टेल रूल वाली, हेड टू टेल रूल वाली चीज़ हम लोग जहन में लेके आए, तो क्या ये वाली जो हमारे पास चीज़ लिखी हुई, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई, ये सही नहीं है। ये बोल रहा है कि ओ ए बराबर है ओ बी प्लस का बी ए के, यानी कि अगर इस वाले वेक्टर को हम लोग देखें तो इस वाले वेक्टर के हेड के ऊपर ये जो आर वाला वेक्टर है इसकी टेल लगी हुई है, ठीक है। और जो हमारे पास पहले वाला वेक्टर है उसकी टेल से लेकर आर वाले के हेड तक जो वो एक वेक्टर गया हुआ है। मतलब हम लोग हेड टू टेल रूल के अंदर क्या करते थे, आपके पास एक वेक्टर है, फर्ज करो कि ए है, ये दूसरा वेक्टर है, फर्ज करो कि बी है। इन दोनों को अगर ऐड करवाना है तो हम लोग कैसे ऐड करवाते थे, ए ड्रॉ करो, इस पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर जो है वो आप दूसरे वाले वेक्टर की टेल रख दो, सही है। तो हम लोग इस तरह से रख देते थे। अब जो है वो आप पहले वाले वेक्टर की टेल से लेकर सेकंड वाले के हेड तक इस तरह से जो भी वेक्टर बनाओगे वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि बराबर होगा r इज टू ए प्लस बी के। कुछ अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे भी तो वही वाला सीन हुआ है, पहला वेक्टर पहले वाले वेक्टर की जो है वो हेड के ऊपर दूसरे वाले वेक्टर की टेल कुछ इस तरह से, और ये वाला जो वेक्टर बना हुआ है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लोग जो है वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं
कि ये जो है आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो किन दो वेक्टर्स को ऐड करने के ऊपर आया है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। अब हमने इन वेक्टर्स के जो नाम भी लिख दिए कि R1 जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है किस किस का, R2 को और R को अगर आप लोग ऐड करोगे, R2 को और R को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो R1 आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रिजल्टेंट है, ये पहला वाला वेक्टर था और ये जो था ये आपके पास दूसरा वाला वेक्टर था। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू जो होता है वो आपके पास A प्लस बी होता है। रिजल्टेंट जो है वो R1 है, A जो है वो आपके पास R2 है और प्लस का जो B है वो आपके पास R है। तो यही चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर इस वाले इक्वेशन से हम लोग R की वैल्यू निकालें, यानी कि इस R2 को जो है इज इक्वल के जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं, तो क्या होगा कि ये वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन के आ जाएगी कि R जो है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास वेक्टर है R वाला, ये किसके बराबर है, R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2। यहाँ तक जो है वो अभी तक हम लोगों ने बात क्लियर कर ली है। अब एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे जो आगे फॉर्मूले के अंदर ही आगे जो है वो इस्तेमाल होगी वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो मोमेंट आर्म है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस तरह से लग रही है कि ये वाली जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, और ये वाली जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है। पीछे जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर सीधा वाला रोड लिया था ना, मतलब इस तरह से था रोड और जो आपके पास फोर्सेस लग रही थी इनके ऊपर, उनके दरमियान जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। अब फ़र्ज़ करो कि 90 डिग्री का एंगल जो वो नहीं आए, कुछ आगे पीछे आ जाए, 30 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, 45 का हो, 60 का हो, तो हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो एंगल बनाने की कोशिश की और ये जो सीन बना हुआ ना इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जो है वो इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो एंगल बना रही है, ये फोर्स है F1 बोल दो और ये जो है आपके पास F2 है, ठीक है, दो फोर्सेस है और एक रॉड के ऊपर लग रही है, ये पॉइंट A ये पॉइंट B है। और अगर हम लोग देखें तो फोर्स और जो आपके पास ये रॉड है इसके दरमियान एंगल बन रहा है, ठीक है। और हमने टॉर्क के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि टॉर्क जो है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पे हम लोग टॉर्क निकालना चाहें इस वाली फोर्स का, अगर इसको जो है वो आप निगलेक्ट भी कर दो इस वाले को, तो हम जो है वो इससे भी समझ सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ। अब अगर हमें टॉर्क निकालना हो कि ये वाला जो ये वाली जो फोर्स है हमारे पास ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो वो कैसे निकालोगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकालना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास फ़र्ज़ करो कि R है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 2 पॉइंट्स R है। उसके लिए आप क्या करते हो कि इसको इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करोगे या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे इसके ऊपर और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस D है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस D, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन हम लोग बढ़ाएं फोर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा या फिर ये वाली जो फोर्स है ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी वो असल में इसी वाले डिस्टेंस को लेते हुए या फिर इस वाले डिस्टेंस के मुताबिक जो है वो फोर्स टॉर्क जो है प्रोड्यूस करवाएगी इस तरह से, ठीक है। ये जो है वो आपके पास डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगा रही होगी यही वाली जो फोर्स है ये आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली वीडियो के अंदर भी कवर करके आ चुके हैं। लेकिन अब सीन ये हुआ कि ये जो है ये हमारे पास एंगल के ऊपर आ गई फोर्स और जो है वो एंगल कुछ इस तरह से है। हमने बोला कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें, आपको सवाल के अंदर दी हुई ये वाली वैल्यू, ठीक है, R वाली वैल्यू, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो किस तरह से निकालोगे, हम जो है वो इस तरह से साइन की जो एंगल्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए, हमें पता है कि ये जो है आपके पास 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल सामने जो गई आपके पास कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और आपने मैट्रिक के अंदर एक अपना थ्योरम पढ़ा था कि दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपके पास बराबर होगा। अब अगर एंगल ये वाला है तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके साथ जो चीज़ बच जाएगी वो आपके पास जो है वो बेस कहलाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी की वैल्यू निकालने के लिए मतलब सवाल के अंदर आर दिया होगा और आपको डी निकालना है, थीटा और आर दिया हुआ है। आपको ऐसा रेशो देखना होगा कि जिसके अंदर थीटा आता हो, परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूस आता हो,
तो ऐसा जो रिलेशन है वो हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन है जो कि साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा जो है वो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा डी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे जो है वो आएगा आपके पास आर, और फाइनली अगर हम लोग डी की वैल्यू निकालें तो ये जो आर है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर साइन थीटा। मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, डी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और वही वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी किया हो, जो आपकी नोट्स के अंदर भी जो है वो बताया हुआ होगा। ठीक है, डी आर साइन थीटा और डी आर साइन थीटा, या फिर ये जो डी है हमारे पास ये क्या है, ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वही हमें जो चाहिए होता है। तो ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली काफ़ी डिटेल के अंदर। ठीक है, तो आगे जो ये इस्तेमाल होगा आप लोग जो है आगे जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो है दोबारा से नहीं समझेंगे, बल्कि डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि डी जो होता है वो आपके पास आर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो तकरीबन सारी चीज़ें जो समझने की थी वो हमने समझ ली। अब हम जो है प्रोसीड कर सकते हैं अपनी डेरिवेशन के साथ। और डेरिवेशन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ इज, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक को हमने नाम दिया हुआ है एफ, एक को नाम दिया हुआ है माइनस का एफ। माइनस का एफ क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी है। ठीक है, तो और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो तभी इनको जो हमने एफ एफ का नाम दिया है। अब अगर मोमेंट ऑफ फोर्स एफ निकालें, इस वाली फोर्स का जो है वो आप टॉर्क निकालो कि ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है, तो वो किसके बराबर आएगा, T1 के। और वो जो है वो आपके पास अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करें तो R1 क्रॉस आपके पास क्या, F, R1 और क्रॉस F, ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, और ये है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स F, मतलब ये वाली जो फोर्स है ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि मोमेंट ऑफ फोर्स माइनस वाला F, ये वाली जो हमारे पास फोर्स है ये कितना टॉर्क जो है प्रोड्यूस करवाएगी, तो सिंपली जो आप मल्टीप्लाई कर दो कि ये वाला जो आपके पास पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसके मैग्नीट्यूड को फोर्स के, तो डायरेक्ट R2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का F, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, T2 इज इक्वल्स टू माइनस का R2 इंटू F। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, या ऊपर वाली ही अगर रहने दे तो ऊपर वाली भी आप जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लिखो और बोलो कि ये जो टॉर्क है T2 ये हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी ये वाली फोर्स, ऊपर वाली फोर्स। अब अगर दोबारा से हम लोग देखें, मतलब ये वाला काम हम लोग वही कर रहे हैं कि पहले एक वाली फोर्स जितना टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है वो निकालो, फिर दूसरी वाली फोर्स जितना टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही है वो निकालो, और उन दोनों को ऐड कर दो या फिर टोटल टॉर्क निकाल दो, तो आपके पास मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का हमने निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया। अब अगर यहाँ पे लिखें कि टोटल टॉर्क जो है या फिर टोटल जो है वो आपके पास मोमेंट कितना आएगा कपल का, तो वो कैसे होगा कि T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 होता है। तो T इज इक्वल्स टू T1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे R1 टाइम्स F। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे R2 और क्रॉस माइनस का F। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे R1 क्रॉस F और ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, R2 और क्रॉस F। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर F कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग F को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी R1 माइनस का R2। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ये हम यहाँ पे जो डिस्कस कर चुके हैं कि R1 माइनस का R2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिर्फ R के। तो F क्रॉस R जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ द कपल आया है या फिर टॉर्क ऑफ द कपल आया है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टॉर्क निकालना हो तो क्या करो कि दोनों में से किसी एक फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है बराबर है, और उसे मल्टीप्लाई कर दो उनके दरमियान जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अच्छा, अब अगर इसको देखें तो हमारे पास हमने देखा था कि जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तभी यहाँ पे जो हमने क्रॉस लगाया हुआ है। अगर क्रॉस हटाएं तो क्या आएगा, एफ और आपके पास आर। ठीक है, और इनको ऊपर से जो है हटा दो क्योंकि अभी हम लोग जो है मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एफ इंटू आर और साथ में साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा लगता है, ये सबको पता होगा।
और यहाँ पे साइन थीटा की ज़रूरत क्यों है, साइन थीटा क्यों लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो फोर्स का कंपोनेंट चाहिए होता है या फिर फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है टॉर्क के अंदर, वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर वाला। वो कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर वाला। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे देख भी लें तो ये आपके पास जो है वो रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर। तो सबको पता है कि मैक्सिमम फोर्स जो है इसके ऊपर, इसके अंदर, इस टॉर्क के अंदर जो है प्रोड्यूस होगा अगर ये जो है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन अगर जो है वो आपके पास यहाँ पे फोर्स एंगल के ऊपर लग रही हो, ठीक है, फोर्स जो है वो एंगल बना रही हो कुछ इस तरह से, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो रिजॉल्व होगी अपने कंपोनेंट्स के अंदर। एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स वाला ये ज़ाया हो रहा होगा, और जो एफ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है यही टॉर्क को जो है प्रोड्यूस करवा रहा होगा। और सबको पता है कि परपेंडिकुलर वाला या फिर जो है वो वाई वाला कंपोनेंट किस तरह से निकलता है, एफ साइन थीटा से, ठीक है, एफ साइन थीटा से। तो तभी यहाँ पे एफ साइन थीटा लगा हुआ है कि हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो कौन सा वाला कंपोनेंट होता है, वाई वाला या फिर परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने इसे कवर कर लिया। और आप जो है वो या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि डी जो है वो किसके बराबर हमने निकाला था, साइन थीटा के। यहाँ बताओ कि डी किसके बराबर निकाला था, कि आर साइन थीटा के। तो यहाँ पे आप आर साइन थीटा की जगह पे, आर साइन थीटा की जगह पे क्या लगा सकते हो। अच्छा, ये जो आर था ये बेसिकली दोनों के दरमियान का जो था वो डिस्टेंस था, दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। अगर ये वाला पॉइंट ए था तो ये वाला पॉइंट जो था वो आपके पास बी था, इनके दरमियान का डिस्टेंस था। और एफ अगर इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है और इसके ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो वो परपेंडिकुलर की ही वैल्यू जो है वो यहाँ पे देगा, क्योंकि साइन थीटा हम लोगों ने लगाया हुआ है और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बताया कि डी जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल है। और डी क्या है, डी आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दूसरा तरीका ये, एक तो तरीका ये है ना कि आप साइन थीटा लगा दो और एफ लगा दो तो वो परपेंडिकुलर वाला जो है वो आपके पास कंपोनेंट ही आएगा फोर्स का। दूसरा, आप डिस्टेंस को भी परपेंडिकुलर कर सकते हो, मतलब फोर्स को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहने दो, आप डिस्टेंस जो वो परपेंडिकुलर वाला ले लो फोर्स के मुताबिक। तो वो कैसे होगा, वो ये इस वाले फॉर्मूले से, मतलब इसको जो है वो आप कुछ इस तरह से जो है वो ये जो आपके पास था निकालने का तरीका जो हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि आर साइन थीटा के बराबर होता है। तो आर साइन थीटा की जगह पे सिंपली आप क्या पुट कर दो, डी, टी इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी। और यहाँ पे बताओ कि डी जो है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर इसे हम लोग मोमेंट आर्म भी कहते हैं, मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अगर सवाल में आपको बताया हुआ हो कि आपके पास एक जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म जो है वो किसी रॉड का वो इतना है 10 मीटर का, और इसके ऊपर एक कपल जो है वो एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 15 न्यूटन है, तो डायरेक्ट क्या करो, सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर उन्होंने जो है वो सवाल के अंदर कुछ और वैल्यू दी हुई है या फिर कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि फोर्स जो है एंगल के ऊपर लग रही है, जो कपल है वो किसी चीज़ के ऊपर एंगल के ऊपर लग रहा है और एंगल जो है वो कुछ इतना बन रहा है, और जो आर है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ आपके पास जो है 5 मीटर का है, ठीक है। तो फोर्सेस जो है आपके पास वही इतनी 15 न्यूटन की हैं। तो आपने क्या करना है, फिर आपने जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि एफ़ की जगह पे 15, आर की जगह पे जो है 5, और जो आपके पास थीटा है वो यहाँ पे डाल दो, तो साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर हुआ तो फिर ये वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा, थीटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही परपेंडिकुलर है। साइन थीटा हम लोग लगाते ही परपेंडिकुलर जो है वो बनाने के लिए। तो ये आपके पास छोटी सी जो थी वो डेरिवेशन थी हमारे पास कपल की, और इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं रहेगी। फाइनली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जो हमने फार्मूला बनाया ये वाला, या फिर जो टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी वाला था, उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि वो असल में है क्या, ठीक है। फार्मूला हमने बनाया कि टी जो है वो इक्वल है एफ इंटू डी के, और इसे अगर हम लोग खोल के लिखें तो खोल के लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ कपल जो है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क ऑफ कपल, जो कि इस टी से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स ऑफ कपल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स ऑफ कपल, ठीक है। किसी का भी जो है वो आप मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो
आपके पास मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ये अगर 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो या इसका लो या इसका लो, इस वाली जगह पे F की जगह पे, और मल्टीप्लाई करवा दो उसको किसके साथ, मल्टीप्लाई करवा दो इसको, जो D है ये किसके बराबर है, ये जो है हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ द कपल आर्म, या फिर मोमेंट ऑफ द आर्म ऑफ द कपल, मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। और मोमेंट आर्म को भी अगर हम लोग डिफाइन कर दें तो मोमेंट आर्म ऑफ द कपल का मतलब क्या, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये फोर्सेस के दरमियान का, मतलब इस तरह से जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, एंगल 90 बनना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर जो है वो आप लोगों को साइन थीटा वाला लगाना पड़ेगा फार्मूला, जो हम लोग पीछे बना के आ चुके हैं, जो कि ये वाला है, F मल्टीप्लाई बाय R क्रॉस R, या फिर जो है वो आपके पास FR साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास जो थी वो सिंपल सी डेरिवेशन थी और ये छोटा सा टॉपिक था। बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं फिर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।